और गाजा से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमास ने बहुत ही बड़ा दावा किया। हमास का दावा है कि अल शिफा अस्पताल और उसके परिसर में 40,000 लोगों ने शरण ले रखी है। देखिए, बड़ी संख्या, 40,000 लोगों ने शरण ले रखी है और इजराइल इन 40,000 आम लोगों को मारना चाहता है, उनका खात्मा करना चाहता है। इन आम लोगों को मारने के लिए ही इजराइल ने यह दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया जिसमें यह दिखाया गया कि अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है और यह वीडियो भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्स का यह बड़ा दावा है कि उत्तर गाजा से लगभग 7 लाख लोग दक्षिण गाजा की तरफ जा चुके हैं, लेकिन करीब 3 लाख लोग अभी भी उत्तर गाजा में मौजूद हैं और हजारों लोगों ने इसी तरह अस्पतालों में शरण भी ले रखी है। देखिए इस वीडियो को, इस तस्वीर को बहुत ही गौर से आप देखिए। इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा दावा क्या सामने आ रहा है। इजराइल ने उत्तर गाजा के दरअसल 10 से ज्यादा अस्पताल यहां पर खाली करवा दिए हैं। बेहद गौर से देखिए, ये जो पूरा इलाका आपको नजर आ रहा है दरअसल, लेकिन अल शिफा अस्पताल अब तक खाली नहीं किया गया है और हालांकि इजराइल की तरफ से पहले भी कई बार इस अस्पताल को खाली किए जाने का नोटिस दिया जा चुका है। और अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े एक्शन से हम यहां पर इस खबर को लेंगे। दरअसल अमेरिका ने यह एक्शन हमास के सबसे बड़े हमदर्द ईरान के ठिकानों पर किया है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर इसे निस्त नाबूद कर दिया। दूसरी तरफ आतंकी संगठन हमास का हिमायती चीन का लड़ाकू विमान अमेरिका के विमान से भिड़ते भिड़ते बचा और इसी के साथ साथ हमास इजराइल महाजंग में रूस की भी अब एंट्री हो गई है। सवाल यह है कि क्या इजराइल हमास की यह जंग धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चला है? सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर अमेरिका का हवाई हमला। हमले के बाद एक साथ दो ठिकाने खाक में मिल गए। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के इस हमले से ईरान और अमेरिका में ठन गई है। युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। दक्षिण चीन सागर में चीन का लड़ाकू विमान अचानक अमेरिका के विशाल बॉम्बर के सामने आ गया। दोनों के बीच का फासला सिर्फ 10 फीट रह गया था। फिर क्या हुआ? क्या अमेरिका के बॉम्बर से भिड़ गया चीन का लड़ाकू विमान या दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ? इसे आगे तफसील से बताएंगे और इस भिड़ंत का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि ऐसा कर चीन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो अमेरिका से लड़ने को तैयार बैठा है। सवाल है, क्या अगर अमेरिका इजराइल के साथ जंग में कूदा तो चीन भी युद्ध में अमेरिका के खिलाफ कूद पड़ेगा? क्योंकि चीन की सेना का दावा है कि बस एक ऑर्डर आएगा और चीन के लड़ाकू विमान ऐसे ही अमेरिका के विमानों से टकराने निकल पड़ेंगे। हमास का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को ईरान के विदेश मंत्री के साथ रूस पहुंचा। हमास का प्रतिनिधिमंडल ऐसे समय में मॉस्को का दौरा कर रहा है जब इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह करने में लगा है। हमास की तरफ से रूस में हुई इस मीटिंग की तस्वीरें जारी की गई हैं। आगे बढ़ें। इससे पहले इस तस्वीर में दिख रहे लोगों को जान लीजिए। बाएं से पहले है बस्सेम नईम। नईम हमास के इंटरनेशनल रिलेशन हेड है। दूसरे हैं मिखाइल बोगदानोव। मिखाइल बोगदानोव ये रूस के उप विदेश मंत्री हैं, मिडिल ईस्ट में पुतिन के विशेष दूत हैं। तीसरे शख्स का नाम है मौसा अबू मरजौक। ये हमास पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य हैं। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि यह नया गठबंधन अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है।
रूस, ईरान और हमास अगर एक साथ मिलकर अमेरिका के ठिकानों पर हमला करते हैं तो अमेरिका के पलटवार से विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने ठिकानों पर हो रहे हमलों का बदला अमेरिका कैसे लेता है, इसकी एक झलक अमेरिका के इन हवाई हमलों में मिलती है। अमेरिका का पहला हवाई हमला, अमेरिका का दूसरा हवाई हमला, अमेरिका का तीसरा हवाई हमला। अमेरिका ने ऐसे लिया है अपने सैनिकों पर हमले का बदला। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में ईरान समर्थित 2 मिलिशिया ठिकानों पर बमबारी कर युद्ध का एक नया मोर्चा खोल दिया है। इजरायल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद एक बार अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। इसी महीने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए। इन हमलों में अमेरिका के 24 सैनिक जख्मी हो गए, एक की जान चली गई। इसके बाद अमेरिका ने ऐसा पलटवार शुरू किया है जिसमें दुनिया को विश्व युद्ध के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सीरिया और इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमला करके अमेरिका ने ईरान को बहुत ही बड़ा संदेश दिया है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका संघर्ष नहीं चाहता है और आगे की शत्रुता में शामिल होने का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन अमेरिका की सेना के खिलाफ ये ईरानी समर्थित हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए। ईरान अपना हाथ छिपाना चाहता है और हमारी सेनाओं के खिलाफ इन हमले में अपनी भूमिका से इनकार करना चाहता है। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अगर अमेरिकी सेना के खिलाफ हमले जारी रहे तो हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए और जरूरी कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने इस हमले को अपने 2 F-16 लड़ाकू विमानों से अंजाम दिया है। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने उन्हीं ठिकानों पर बारूद बरसाए हैं जिनका इस्तेमाल हाल में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के लिए किया गया। अमेरिका की तरफ से यह हवाई हमला इराक की सीमा पर सीरिया के शहर अबू कमाल के पास किया गया। अमेरिका का दावा है कि यहां ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने हथियारों और गोला बारूद का डिपो बना रखा है। इसके काफी नजदीक अमेरिका का एक अहम ठिकाना भी मौजूद है जिसे हाल में कई हमलों में निशाना बनाया गया है। इजरायल हमास युद्ध के फैसले के बाद मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना पर हमलों की वारदात बढ़ गई है। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ऐसे ही हवाई हमले पर उतर गया तो पूरा खाड़ी धधक उठेगा। सीरिया में हमले के बाद दक्षिणी लेबनान का नंबर आ सकता है। दक्षिणी लेबनान के साथ साथ इराक और यमन में भी अमेरिका पलटवार कर सकता है। हाल में अमेरिकी बेस पर कम से कम 12 हमले किए गए। इन हमलों में 21 अमेरिकी नागरिक घायल हुए। इराक में अमेरिका के बेस अल असद और सीरिया में अल तनफ गैरिसन में ईरान से जुड़े संगठनों ने यह हमला किया था। अमेरिका का कहना है कि आज किया गया हमला उसी का जवाब है। पेंटागन के मुताबिक इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिका के बेस पर दर्जनों हमले किए गए हैं। मिसाल के तौर पर 17 अक्टूबर को इराक में अमेरिका के बेस अल असद पर हमला हुआ। 17 अक्टूबर को इराक में ही अमेरिका के अल हरीर एयर बेस पर हमला हुआ। 18 अक्टूबर को सीरिया में अल तनफ गैरिसन में ईरान से जुड़े संगठनों ने हमला किया था। 24 अक्टूबर को सीरिया में अल उमर ऑयल फील्ड बेस पर हमला हुआ। वहीं इराक में एरबिल एयरफोर्स पर ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। इन्हीं हमलों के जवाब में अब अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों को हमले के लिए उतार दिया है। हमले का असर ईरान की बौखलाहट में साफ साफ नजर आया। वहीं तनाव का तीसरा एपिसेंटर दक्षिण चीन सागर बना, जहां अमेरिका और चीन के लड़ाकू विमान भिड़ते भिड़ते बचे। अमेरिका का दावा है कि चीन का विमान J-11 अमेरिकी विमान से टकराते टकराते बचा। इस भिड़ंत के वीडियो को जारी कर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से चीनी विमान पीछे से आकर अमेरिका के B-52 के करीब पहुंच जाता है।
चीन का लड़ाकू जेट B-52 बम वर्षक विमान के 10 फीट से भी ज्यादा करीब आ गया था। चीन के लड़ाकू पायलट की ऐसी हरकतों की वजह से दोनों ही जहाज के आपस में टकराने की आशंका बढ़ गई थी। इस करीबी मुठभेड़ को पेंटागन ने आक्रामक करार दिया है। एक तरफ चीन से अमेरिका की भिड़ंत, दूसरी ओर अमेरिका का सीरिया में ईरान समर्थित बेस पर हमला। साथ ही साथ हमास के प्रतिनिधिमंडल का रूस पहुंचना और इजरायल हमास के बीच युद्ध का और बारूदी होना संकेत साफ है। अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और ईरान की घेरेबंदी और बढ़ती जा रही है, जिसका असर इजरायल हमास युद्ध में साफ साफ दिख रहा है। ईरान गाजा महायुद्ध में हमास को मुस्लिम वर्ल्ड का हीरो साबित करने पर तुला है। ईरान ने तो डंके की चोट पर कह दिया कि मुस्लिम लड़ाकों से इजरायल और अमेरिकी जंग जीत ही नहीं पाएंगे। इधर इजरायल चुन चुन कर हमास के कमांडर्स को ढेर कर रहा है, मार रहा है। अब जो खबरें सामने आ रही है उस हिसाब से हमास ईरान के प्लान पर जंग शुरू कर चुका है। ईरान से हारेगा इजरायल। 7 अक्टूबर को हमास जीता। इजरायल में नरसंहार करने वाले हमास के ऑपरेशन अल अक्सा ने साबित कर दिया कि हमास को कमजोर समझना इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की सबसे बड़ी चूक थी। लेकिन 8 अक्टूबर से इजरायल का शुरू हुआ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लगातार हमास के कमांडरों को मारता जा रहा है। गाजा पट्टी में ऐसा खून खराबा हो रहा है कि पूरी दुनिया सन्न है। यहां तक कि 22 मुस्लिम मुल्कों से बनी अरब लीग तक इजरायली हमलों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इधर ईरान अकेले अपने दम पर हमास को बचाने के लिए जुट गया है। रूस और चीन की शय पर ईरान ने हमास को ऐसे ऐसे रॉकेट और हथियार दे दिए हैं कि इजरायल भी गाजा पट्टी में जमीनी हमले करने से पहले 100 बार सोच रहा है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने तो डंके की चोट पर कह दिया है कि अमेरिका और इजरायल इस बार मुस्लिम देशों के मुस्लिम लड़ाकों से जंग नहीं जीत पाएंगे। आखिर रईसी ने इजरायल के साथ अमेरिका को भी इतना बड़ा चैलेंज किस दम पर दिया है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। मुस्लिम लड़ाकों से नहीं जीत पाएगा इजरायल। गाजा युद्ध को ईरान इस्लाम के खिलाफ युद्ध साबित करने पर जुटा हुआ है। यही वजह है कि ईरान ने सऊदी अरब, मिस्र, लेबनान, जॉर्डन, इराक, सीरिया जैसे मुल्कों को ईरान युद्ध में झोंकने की कोशिश कर रहा है। खुफिया खबरों के मुताबिक लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह के 2,55,465 लड़ाके इजरायल से आर पार की जंग करने जा रहे हैं। इजरायली सेना के खिलाफ हमास ने सुरंगों से भयानक मोर्चा खोल दिया है, जबकि लेबनान बॉर्डर की तरफ से हिजबुल्लाह ने उत्तरी दिशा से हमले बेहद तेज कर दिए हैं, जबकि सीरिया की तरफ से भी जंग शुरू हो चुकी है। अब इंतजार है सऊदी अरब, इराक और मिस्र किस तरह से इजरायल पर हमला करती हैं। फिलहाल हमास के हमलों के साथ सड़क पर फिलिस्तीनी और हमास समर्थक जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। मरेगा हमास, जीतेगा गाजा। أرضنا وأرض أجدادنا لن نتخلى عنها حتى لو سالت دمانا جميعا. لن نتخلى عنها ولن نرحل. هم يريدون من الترحيل، احنا لن نرحل. احنا قاعدين في أرضنا، في بلادنا، في أوطاننا. لن نرحل عن هذه الأرض. मारा गया हमास का रॉकेटमैन अब्दुल्ला।
वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर गाजा युद्ध में ईरान कूदा तो पूरे ईरान को राजधानी तेहरान में दफन कर देंगे। इजरायली सेना 3 हफ्ते से ज्यादा की जंग में हमास के लड़ाकों का काल बन चुकी है। फिलिस्तीन के भी 7,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमास के टॉप कमांडरों के पूरे परिवारों का इजरायली सेना सफाया कर रही है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक इजरायल की आईडीएफ हर दिन 250 से 500 हमले कर रही है। 30,000 से ज्यादा इमारतें गाजा में इजरायली सेना ने तरबूज की तरह फाड़ डाली। पूरे गाजा में उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर में इजरायली बम आसमान से मौत बनकर गिर रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इजरायली सेना ने पिछले 24 से 48 घंटे में हमास के कितने बड़े कमांडर्स को मार डाला है। हमास के ठिकानों, कमांड सेंटर, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को इजरायली सेना पूरी तरह से तबाह कर रही है। आईडीएफ ने बताया है कि उनके हमले में हमास का रॉकेटमैन हसन अल अब्दुल्ला मारा गया है। उत्तरी गाजा से इजरायल की तरफ दागे जाने वाले रॉकेट्स की जिम्मेदारी अब्दुल्ला के पास थी। इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेत ने आईडीएफ को उसके ठिकानों की जानकारी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कुछ ही घंटों में इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में 48 जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। लगभग 24 घंटे पहले इजरायली सेना ने हमास के 5 सीनियर कमांडरों को मार गिराया है। इनमें हमास इंटेलिजेंस का डिप्टी हेड शादी बारूद भी शामिल है। वो इजरायल पर हमला करने वाले हमास के पॉलिटिकल विंग के लीडर याह्या सिनवार के साथ मिलकर काम करता था। इसके अलावा हमास का बटालियन डिप्टी कमांडर इब्राहिम जाब्दा भी मारा गया है, जो लगातार कई दिनों से इजरायली सेना पर पलटवार कर रहा था। इसके अलावा हमास का ही बटालियन कमांडर रिफत अब्बास भी इजरायल के हवाई हमलों में मारा गया है। जबकि हमास के सबसे माहिर कमांडरों में से एक तारिक मारूफ को भी इजरायली सेना ने खुफिया मिशन में मार गिराने का दावा किया है। मरेगा हमास, जीतेगा गाजा। בשלב הזה ישנם שיקולים טקטיים עד אסטרטגיים שמאפשרים לנו עוד זמן לשפר ולנצל כל דקה כדי להיות מוכנים אפילו יותר. हमास के पास रूस की एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट आ चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने हमास को हजारों की तादाद में रॉकेट, कम दूरी की मिसाइलें और भारी संख्या में ड्रोन दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल फोर्स की तरह लड़ने वाले हिजबुल्लाह के 45,000 लड़ाकों को इजरायल पर किसी भी वक्त बड़ा हमला करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। जबकि ईरान ने 5,75,000 सैनिकों को हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इजरायल ने जंग के सारे तौर तरीके पूरी तरह से बदल दिए हैं। इजरायली सेना जमीनी हमले न करने का नाटक कर रही है, शांति की बात कर रही है, जबकि हकीकत में इजरायली सेना हमास के लड़ाकों और समर्थकों को चुन चुन कर मारने के लिए सभी घातक हथियार और तरीके इस्तेमाल कर रही है। इजरायल जंग में स्पंज बम का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल हमास के आतंकवादी ऐसे सुरंगों से हमला करते हैं जहां तक इजरायल की सेना की पहुंच नहीं है। ऐसे में इजरायल की सेना फोम के बने स्पंज बम का इस्तेमाल करते हैं, जो अधिक इलाके में फैलता है फटने के बाद और अधिक लोगों की जान लेता है। मुस्लिम लड़ाकों से नहीं जीत पाएगा इजरायल। इजरायली सेना के मुताबिक उसकी स्पेशल फोर्स ने खान यूनुस में एक मिसाइल पैड पर हमला किया। ये साइट मस्जिद और किंडरगार्टन के एकदम पास में मौजूद थी। वहीं इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि वो रात में टैंकों के साथ उत्तरी गाजा में लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। भले ईरान दावा करे कि इजरायल इस्लाम के खिलाफ युद्ध कर रहा है, लेकिन हकीकत में ईरान का मुस्लिम कार्ड जमीन पर इजरायल को हमला करने से रोक नहीं पा रहा है। हमास बंधक बनाए करीब 200 लोगों में से सिविलियन की रिहाई के लिए तैयार है, लेकिन इसके एवज में हमास ने जो मांग की है वो है इजरायल के जेलों में बंद 6,000 फिलिस्तीनियों की रिहाई। बंधकों की रिहाई का फैसला हमास ने ईरान के जरिए मॉस्को में सुनाया। ईरान के विदेश मंत्री को लेकर हमास के नेता मॉस्को पहुंचे, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बंधकों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग हमास को ईरान ने ही दी। कितने बंधक,
200, 220, 222, 224, गाजा पट्टी की जलती जमीन के नीचे बनी सुरंगों में हमास के आतंकवादियों ने कितने विदेशियों को कैद किया है, एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है। इन विभिन्न देशों के बंधकों के साथ हमास क्या सलूक कर रहा है, किसी को नहीं पता। इन बंधकों की कभी रिहाई होगी भी या नहीं, किसी को नहीं पता। इन बंधकों की लाशें भी इनके परिजनों तक पहुंचेंगी या नहीं, किसी को नहीं पता। मौत की भट्ठी में जिंदगी के लिए तरसते बंधकों का क्या होगा? 7 अक्टूबर की सुबह इजरायल के इलाकों में हमास यमराज बनकर प्रकट हुआ। गोली मारी, गला काटा, जला दिया और करीब 222 लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले गया। इजरायल ने बदले में गाजा में गदर काट दिया। लेकिन इन 222 लोगों की जान तलवार की नोक पर अब तक लटकी हुई है। 5 देशों में इस वक्त इन हमास के बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए बातचीत चल रही है। रूस, ईरान, कतर, मिस्र और तुर्की। बंधकों की रिहाई को लेकर सबसे ताजा रिपोर्ट मॉस्को से आई है। हमास के नेता ईरान के विदेश मंत्री को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने रूस पहुंचे। पुतिन ने हमास से क्या कहा, इसकी डिटेल आगे। लेकिन अभी बंधकों को लेकर पुतिन के साथ बैठक के बाद ईरान ने जो कहा है वो जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद दिखाएंगे कि इजरायल की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है। is ready to release civilian prisoners. On the other hand, the world should support the release of 6,000 Palestinians held in Israeli prisons. सीधा और बहुत साफ मैसेज है बेंयामिन नेतन्याहू को। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि बंधकों के बदले सीज फायर नहीं, मतलब युद्ध बंद नहीं, बल्कि 6,000 फिलिस्तीनियों के इजरायल से रिहाई हो। इजरायल ने कई सालों में फिलिस्तीन के हमास आतंकियों को अपनी जेलों में कैद रखा है। ईरान उनकी रिहाई की मांग हमास की ओर से कर रहा है। लेकिन सवाल है, क्या हमास की ये डिमांड इजरायल को मंजूर होगी या नहीं? युद्ध में कूदने की धमकी देने वाला, हमास को फंडिंग और ट्रेनिंग देने वाले ईरान के बोल मॉस्को में क्यों बदल गए, इसकी चर्चा आगे करेंगे। इन रास्ता रहबरान जुंबश आजादी बख्श फिलिस्तीनी हमास برای آزادسازی اسرای غیر نظامی به ما اعلام آمادگی کردند و جمهوری اسلامی ایران آماده نقش‌آفرینی در این موضوع مهم انسانی به همراه قطر و ترکیه 6,000 फिलिस्तीनियों को छोड़ने के प्रस्ताव पर इजरायल की तरफ से कोई बयान नहीं आया जिससे कि बातचीत आगे बढ़ सके। इजरायल ने बस इतना कहा कि वो एक्शन में है। इस बीच खबर आती है कि बंधकों में 50 लोगों की मौत हो गई है। हमास की तरफ से ऐसा दावा किया गया कि इजरायल के हमले में ये मौतें हुई हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि 50 बंधकों की मौत की अब तक नहीं हुई। ईरान 6,000 फिलिस्तीनियों को छोड़ने की शर्त पर बंधकों की रिहाई की बात कह रहा है, लेकिन उसे इस बात का ख्याल नहीं कि जो बंधक बने हैं वो सभी इजरायली तो नहीं। गाजा पट्टी में मर रहे हर सिविलियन और बच्चे की मौत पर दुनिया मातम में है। लेकिन बंधकों के साथ क्या हो रहा है, ईरान ये नहीं बता रहा। ईरान ने ही हमास को बंधक कला की ट्रेनिंग दी है।
और अब ईरान ही ये सारा ड्रामा रच रहा है। ऐसा पहली दृष्टि में स्पष्ट दिखता है, लेकिन ईरान के इस चाल की डिटेल आगे। अभी बंधकों की डिटेल देखते हैं। इजरायल के मुताबिक 138 बंधकों के पास विदेशी पासपोर्ट है। कई लोग दोहरी नागरिकता वाले हैं। इनमें 15 अर्जेंटीना के हैं, 12 अमेरिकी हैं, 6 फ्रेंच हैं, 6 रूस के नागरिक हैं, 1 चीन का नागरिक है, 1 श्रीलंका का है, 2 तंजानिया के हैं और 2 फिलीपींस से हैं। हमास ने इजरायल से दोहरी नागरिकता वाले 50 बंधकों को छोड़ने के बदले ईंधन सप्लाई की मांग की, लेकिन इजरायल ने इस प्रस्ताव को बिल्कुल ठुकरा दिया। इजरायल ने साफ कहा कि जब तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं होगी तब तक ईंधन सप्लाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच हमास का प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचता है और वहां से ईरान का एक बयान आता है कि जब तक 6000 फिलिस्तीन कैदियों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं होगी। देखते हैं इसके बाद इजरायल का रुख क्या होता है। दुनिया की नजर में ईरान भी हीरो बनना चाहता है। अमेरिका के बिना रूस के साथ गलबहियां कर ईरान साबित करने पर तुला है कि वो इजरायल बंधक संकट ही नहीं, युद्ध संकट भी टाल सकता है। जबकि सच ये है कि बंधक बनाना और फिर महंगी से महंगी फिरौती वसूल करने का काम ईरान कई सालों से कर रहा है। सबूत देखिए। हमास के आतंकवादी सभी को मार सकते थे, लेकिन नहीं मारा, क्योंकि हमास बंधकों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा था। हमास को पता था कि इसके बाद इजरायल गाजा को धुआं-धुआं कर देगा और तब बंधक उसके बहुत काम के होंगे। और तो और हमास के बंधक बनाने की योजना ईरान की तरह ही दिखाई देती है। ईरान बंधकों का कूटनीतिक इस्तेमाल कर आर्थिक फायदे उठाने के लिए बदनाम रहा है। साल 1979 में अमेरिकी दूतावास में धावा बोलकर 52 अमेरिकियों को बंदी बना लिया गया। ईरान ने करीब 1.25 साल तक इन्हें अपनी हिरासत में रखने के बाद अमेरिका से $8 अरब लेकर इन्हें रिहा किया। साल 2015 में ईरान ने अमेरिका के 5 नागरिकों को बंदी बना लिया और उन्हें 2023 में छोड़ा। इसके एवज में भी अमेरिका को ईरान के जब्त किए गए $6 अरब लौटाने को मजबूर होना पड़ा। मतलब 7 अक्टूबर को हमास लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी लाएगा। इसकी स्क्रिप्ट ईरान ने ही लिखी थी और अब सामने आकर बंधकों के नाम पर बार्गेनिंग कर रहा है। एक तरफ ईरान के मिलिट्री लीडर खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि इजरायल गाजा में घुसकर देखे तबाह हो जाएगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ जनरल होसिन सलामी को सुनिए। इजरायल बमबारी के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर वो जमीन पर आएंगे तो उन्हें निगल लिया जाएगा। गाजा का ड्रैगन उन्हें खा जाएगा। अगर वो गाजा में कदम रखेंगे तो उन्हें वहीं दफनाया जाएगा। इसीलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उन्हें लगता है कि वो अपराध करके हार की भरपाई कर सकते।